अच्छा, हमने लास्ट में ये पढ़ा था ना कि आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम में कब आ सकती है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमने कहा था या तो बॉडी कम्प्लीटली रेस्ट पे हो या क्या हो, या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन करे। और यूनिफॉर्म मोशन में जाकर दो किस्म के आपके पास इक्विलिब्रियम आते थे। एक में ट्रांसलेशनल यूनिफॉर्म मोशन होता था और दूसरे में रोटेशनल यूनिफॉर्म मोशन होता था। आज हम बात क्या करेंगे कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कोई कंडीशन शराइत होते हैं, हम इन शराइत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दो कंडीशन आपके पास है। आपके पास कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है? 2 कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन आपके पास है ना, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन से आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन एक बात की गारंटी देती है, इट गारंटी ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। याद रखना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये एक इक्विलिब्रियम की गारंटी लेती है। फर्स्ट कंडीशन क्या लेती है? एक इक्विलिब्रियम की गारंटी लेती है। कौन सी गारंटी है? कि अगर ये कंडीशन होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन होगी तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, इसकी गारंटी ले रहा है कौन? फर्स्ट कंडीशन। लेकिन सेकंड कंडीशन की कोई गारंटी नहीं, मतलब सेकंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कोई गारंटी ये नहीं लेती है। तो ये अगर गारंटी लेती है तो किस तरह लेती है जरा देखो। ये कह रही ना ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल कहाँ से होता है? एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कैसे करती है? जब इस पर फोर्स लगती है। तो मुझे एक बात आप बताएं ना, एक बात आप बताएं, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता था? ट्रांसलेशनल मोशन होता था। तो यहां गारंटी ये किसके ले रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या रही ना, वेक्टर सम। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the body must be 0। पहली कंडीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर एक बॉडी पर लगने वाली फोर्स का नेट फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। कहने का मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स को मैं एक सिंपल नाम दूंगा, जरा देखें। कहने का मतलब ये है ना, वो कह रहा है अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रही है 0, मतलब नेट फोर्स क्या हो बॉडी पर 0 हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है फर्स्ट कंडीशन। एग्जांपल देखा जाए, वो कह रहा है मैं कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? मैं गारंटी देता हूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कब? जब नेट फोर्स इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स का रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अब जरा देखें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी लाइन पे मोशन करे। मुझे एक बात आप बताएं ना कि ये मेरे पास एक बॉडी है, एग्जांपल में देखें, ये एक बॉडी है। एक बंदे ने इधर से लगाया 10 न्यूटन, दूसरे ने उधर से लगाया 10 न्यूटन, एक ने ऊपर से लगाया 10 न्यूटन, एक ने नीचे से लगाया 10 न्यूटन। आप बताओ इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन सारे फोर्स को मिला के एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है नेट फोर्स। जिसे क्या क्या कहा जाता है? नेट फोर्स। अब मुझे बताओ इस केस में बॉडी पर फोर्स लगती है कितनी? 1 2 3 4, पर उनका नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा बताएं आप? नेट फोर्स क्या होगा? 10 से 10 कैंसल, इस 10 ने इस 10 को क्या कर दिया? कैंसल। तो नेट फोर्स क्या आई? 0। इस सूरत में बॉडी को कहा जाता है
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स लगेगी और नेट रिजल्ट जीरो आएगी तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है बॉडी को स्ट्रेट पाथ पे क्या करना, मोशन कराना। तो स्ट्रेट पाथ पे मोशन करने को ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। तो मुझे बताओ जितने भी इस बॉडी पर लगी है सारे फोर्स का नेट रिजल्ट क्या आया, जीरो आया है। इस कंडीशन का नाम रखा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक बात और देखें आप, अब यहाँ से एक बात और देखें। मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूँ, ज़रा इधर देखें। मैथमेटिकली फर्स्ट कंडीशन को कैसे लिखा जाएगा? याद रखना है फर्स्ट कंडीशन में नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा? मैं कहूँगा अगर एक बॉडी पर लग रही है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस करते 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 Fn, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सेस आपके पास हो और उनका रिजल्ट क्या आ जाए, ज़ीरो। इन सारे फोर्स का रिजल्ट, इन सारे फोर्स को वेक्टर तरीके से जब मिलाते हैं ना तो उन्हें कहते हैं नेट फोर्स। और नेट फोर्स का रिजल्ट क्या आ जाए, ज़ीरो आना लाजमी है, तब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। अगर फर्स्ट कंडीशन होगी तो बॉडी 100% ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब आप एक काम करो, इसको मैं एक और तरीके से लिख लेता हूँ। इन सारों को वेक्टर तरीके से जमा करने के लिए मैं एक साइन लगाता हूँ, सिग्मा, जिसे क्या कहा जाता है, सिग्मा। फोर्स कहाँ से, इनिशियल पॉइंट, आई मतलब इनिशियल पॉइंट, कहाँ से फोर्स स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक है, कहाँ तक है, फाइनल पॉइंट इसकी क्या है, n तक है, क्या चीज़, फोर्स आई, दैट इज इक्वल टू जीरो। याद रखना है इस सारों को मैंने उठा के इस तरीके से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिग्मा फॉर्म में लिख दिया है। सिग्मा किसे कहते हैं, ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा होता है साइन ऑफ समेशन। साइन ऑफ समेशन, दो किसी भी क्वांटिटी को जमा करने का तरीका क्या है, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा होता है। तो अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ज़रा इस चीज़ को देखें, यहाँ से देखें आप, यहाँ से मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेट फोर्स क्या होगी, बॉडी पर लगने वाली फर्स्ट कंडीशन में ज़ीरो होगी। तो जितने भी एक्स में जो फोर्सेस लगती है वो भी क्या होगी, ज़ीरो, और वाई में फोर्सेस लग रही हो वाई एक्सिस पे वो भी क्या हो, ज़ीरो, और जेड एक्सिस में जितने भी फोर्स लग रही है वो भी क्या हो, ज़ीरो हो। तो ए से नेट फोर्स अगर ज़ीरो होती है, ऐसे कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन सिर्फ आपको ये बताती है, इसकी गारंटी देती है कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब बात याद रखें, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, फर्स्ट कंडीशन से एक हमें नई नॉलेज क्या मिलती है ना, देखें, मैं कहता हूँ अगर एफ नेट ज़ीरो होती है तो फर्स्ट कंडीशन होती है नेट ज़ीरो। फोर्स अगर नेट ज़ीरो होती है ना तो बॉडी के पास दो कंडीशन आती है, या तो बॉडी कंप्लीटली किस में आती है, रेस्ट में, और या बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। याद रखना है जब बॉडी रेस्ट पे है, जब बॉडी, अब मैं इसको घुमाता हूँ, मैं कहता हूँ अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो बॉडी के पास दो शराइत हैं। याद रखना है अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो या तो बॉडी रेस्ट पे है, या बॉडी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन करती है, या बॉडी रेस्ट पे है, या बॉडी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन करती है। इसका मैं रिवर्स लेता हूँ, बोलने का तरीका चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो मैं आपको सवाल चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ एक बॉडी रेस्ट पे है, इस पर फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी। रेस्ट का मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है तो इस पर नेट फोर्स है। कोई भी बॉडी आपके सामने है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर फोर्स नहीं लग रही है। फोर्स रेस्ट वाली बॉडी पर फोर्स लगती है, पर फोर्स का जो रिजल्ट आता है ना वो रिजल्ट ज़ीरो होता है। इसलिए हम कहते हैं रेस्ट वाली बॉडी पर नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। दूसरी बात, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है,
ना उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप बताओ इस बॉडी पर लगने वाली फोर्स क्या है, फोर्स है पर नेट फोर्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, नेट फोर्स इस पर ज़ीरो है क्योंकि बॉडी के पास यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन हमें सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि दुनिया में जो भी बॉडी रेस्ट पे है ना, जो भी बॉडी रेस्ट पे है, इस पर नेट लगने वाली नेट फोर्स का रिजल्ट ज़ीरो होगा। फोर्स नहीं, फोर्स बाद ये से सोचेंगे कि रेस्ट वाली बॉडी पर फोर्स नहीं होती, फोर्स होती है, पर फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है ना वो ज़ीरो आता है। रिजल्टेंट को नेट फोर्स कहा जाता है। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जाने का मतलब क्या है कि इस पर लगती तो फोर्स है, पर लगने वाले फोर्स को अगर हम जमा करें तो उनका रिजल्ट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ इस रिजल्ट से ना मैं आपको कुछ नए रिजल्ट बना रहा हूँ। आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा इम्पल्स इज इक्वल टू, नाइन्थ में क्या पढ़ा होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। अब सवाल ये बनता है, एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो इस पर फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो तो मल्टीप्लाई करो इम्पल्स भी क्या आएगा, ज़ीरो। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं कहूँगा चेंज इन मोमेंटम बताओ, चेंज इन मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ डेल्टा टी। आप बताओ जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ना, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ना, तो मुझे एक बात बताओ मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे, ज़ीरो। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो आएगा, क्यों, यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स क्या होती है, ज़ीरो। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊँ ना, मैं आपसे पूछता हूँ P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, आप लोगों ने पावर का फार्मूला पढ़ा होगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो आप बताओ पावर क्या होगा, ज़ीरो। अच्छा मैं आपको एक और बता दूं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क आपके पास है। आप मुझे बताओ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, क्या कर रही है, बॉडी स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। उसी टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वर्क क्या होगा, तो वर्क क्या होगा, वर्क ज़ीरो होगा। वर्क क्या होगा, ज़ीरो। यूनिफॉर्म मोशन में कोई वर्क नहीं होगा। ये बातें अपने जहन में याद रखें। फर्स्ट क्लास से हमें ये मिलता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, वो आपको रेस्ट की बात करेगा या यूनिफॉर्म मोशन की बात करेगा, तो फोर्स ज़ीरो होगी। फोर्स ज़ीरो तो ये सारे के सारे टर्म क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। इन चीज़ों के ऊपर आपने क्या करना है, ध्यान देना है, और एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो। नेट फोर्स अगर ज़ीरो होती है फर्स्ट कंडीशन में क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मस्ट है। नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मस्ट है। अच्छा एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो, वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो और जेड कंपोनेंट भी ज़ीरो। एफ नेट का मतलब, एफ नेट अगर ज़ीरो का मतलब या बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। अच्छा मैंने कहा ये क्वांटिटी क्या होगी, ज़ीरो आ जाएगी। समझ आ रही ना। तो ये कहानी, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रा देखें, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि फर्स्ट कंडीशन लगेगी या सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। एग्जांपल में देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास क्या है, एक रॉड है। इस पर ऊपर लग रही है 10 न्यूटन, यहाँ पर लग रही है 10 न्यूटन, और नीचे एक बंदा लगा रहा है 20 न्यूटन। आप बताओ ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन में है या नहीं है। तो मुझे पहले बात याद रखो, फर्स्ट कंडीशन होने के लिए नेट फोर्स चेक करें। यहाँ पर नेट फोर्स कितनी आएगी, 10 और 10, 20 ऊपर। नेट फोर्स बताएं इस केस में, नेट बताएं 10 ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। 10 और 10 क्या होगा, 10 और 10 20 न्यूटन, प्लस ये 20 दोनों ऊपर, तो ये 20 नीचे, तो नीचे के लिए मैं क्या लिखूंगा, -20 न्यूटन। 20 न्यूटन प्लस माइनस 20 न्यूटन, और आंसर आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। अगर ज़ीरो आता है तो ये सेटिस्फाई
करेगा, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इस तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल याद रखें। मैंने कहा मेरे पास एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन अपवर्ड और एक लग रही है 10 न्यूटन डाउनवर्ड। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दो फोर्सेस लग रही है ना, कपल बना रहे हैं। अच्छा, ये दो फोर्सेस जो दो फोर्स आपके सामने है ना, आप मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ फर्स्ट कंडीशन लगेगी, सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? तो याद रखना है, इनका नेट चेक करना है। आपने क्या चेक करना है, नेट 10 ऊपर 10 नीचे, तो रिजल्टेंट क्या मिला, 0, मतलब नेट फोर्स 0। तो ये भी किस में आएगा, फर्स्ट कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू 0। जब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 है, तो आप मुझे एक बात बताएं ना, नेट फोर्स क्या आ रहा है इस पर, 0। तो ये भी कौन से इक्विलिब्रियम में आएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये आगे कोई मोशन नहीं करेगा, अपनी एक्सिस के आसपास मोशन करता रहेगा। ठीक है ना। अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सुने, इट guarantees the rotational dynamic equilibrium। बात याद रखना है, बात याद रखना है कि सेकंड कंडीशन सिर्फ एक बात की गारंटी देता है। वो कहता है मेरी गारंटी है आपको रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी को लाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या जिम्मेदारी है, ये क्या रहा है, जरा इसकी बातें सुने। फर्स्ट सेकंड कंडीशन ये कह रहा है ना, वेक्टर सम ऑफ all the torques acting on the body is equal to 0। वो कह रहा है मेरी गारंटी है बॉडी पर लगने वाली जितने भी टॉर्क है उनका नेट टॉर्क अगर 0 आ जाता है, नेट टॉर्क अगर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इस 0 का मतलब क्या है, या तो कंप्लीट रेस्ट पे होगी, या तो बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन करेगी, या तो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे आएगी, या तो बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन करेगी। बॉडी रेस्ट का मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि इस पर टार्क लगती है। भाई पिछले इसमें मैंने कहा था रेस्ट का मतलब क्या है, इस पर लगने वाले फोर्स का नेट फोर्स 0 आता है, उसे रेस्ट कहा जाता है। तो आज एक बात और याद रखो, रेस्ट का मतलब ये भी होता है कि रिजल्टेंट टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। मतलब बॉडी पे लगने वाले रिजल्टेंट टॉर्क का वैल्यू अगर 0 आता है तो ऐसे बॉडी को हमने क्या कहा है, रेस्ट। अच्छा, दूसरा यूनिफॉर्म रोटेशन का क्या मतलब है, बॉडी पर लगने वाली यूनिफॉर्म रोटेशन क्या मतलब है, बॉडी पर टार्क लगती है, टार्क का मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, मतलब neither rotation increase nor decrease
इस बात को अपने जहन में रख लो कि भाई टार्क 0 होगी तो या तो बॉडी रेस्ट में आएगी या यूनिफॉर्म रोटेशन में होगी। अच्छा, अब सवाल उल्टा कर देते हैं। वो अगर आपसे कहे ना एक बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी किस में है, रेस्ट में है, इस पर टार्क क्या होगी, 0। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म रोटेशन में है तो इस पर लगने वाली टार्क कितनी होगी, 0 होगी। ये बातें अपने पास नोट करके रख देना है। अब बात करते हैं ना कुछ नई बातें मैं आपको बताऊँ ना एग्जाम्पल में, नहीं पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्म इसका बताऊँ आपको। इसका क्या बताऊँ, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, मैथमेटिकली ज़रा देखें। इसका मैथमेटिकली क्या होगा, टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क 3 प्लस करते करते टार्क n इज इक्वल टू 0। इसको मैं सिंपल सिग्मा में लिखूंगा। तो कहाँ से टार्क स्टार्ट होगी, 1 से कहाँ तक, n तक, और टार्क i दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सिग्मा फॉर्म में लिखा जाता है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। इनसे आपने परेशान नहीं होना। ये सिग्मा भी साइन ऑफ समेशन होता है। ज़्यादा क्वांटिटी को जमा करने के लिए हम शॉर्टकट में इसको यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ आई होगी। अब मुझे बताओ, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊँ कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। तो पहली बात क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के आसपास, प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तेज होता है या स्लो होता है, जबकि वो एक ही फिक्स ऑर्बिट के अंदर हो। तो ना उसका स्पीड बढ़ जाता है ना उसका स्पीड स्लो हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ रहा है या यूनिफॉर्म रोटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब यूनिफॉर्म रोटेशन है तो आप बताएं टार्क इस पर क्या लगेगी, 0। टार्क क्या लगेगी, 0, क्योंकि हमने कहा था टार्क 0 होगी तो या यूनिफॉर्म रोटेशन होगा या रेस्ट होगा। तो अभी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं यूनिफॉर्म रोटेशन के साथ, तो आप बताएं इस पर लगने वाली टार्क कितनी होगी, टार्क 0 होगी। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताऊँ ना, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। आप बताओ जमीन के आसपास चांद घूम रही है, तो आप मुझे बताओ जमीन के आसपास जब चांद घूम रही है ना, तो बताओ उसका स्पीड एक जैसा होता है कि नहीं, कभी तेज कभी स्लो हो रहा है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर भी टार्क क्या आएगी आपके पास, 0। इसी तरह अर्थ का मोशन देखें, क्या देखें, अर्थ की मोशन आप देखें कि अर्थ क्या कर रही है। अर्थ यूनिफॉर्म रोटेशन करती है कि नहीं करती। जब यूनिफॉर्म रोटेशन करेगी तो टार्क का वैल्यू उस पर क्या आएगा, 0। समझ आ रही ना। तो याद रखना एक बात को, दुनिया में कोई भी यूनिफॉर्म रोटेशन हो तो उस पर लगने वाली टार्क का वैल्यू हमेशा 0 आता है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछते हैं कि सेकंड कंडीशन में नेट टार्क 0 होता है तो क्या होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन करती है तो इस पर लगने वाली टार्क का वैल्यू क्या होता है। तो याद रखना है टार्क का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी आपके पास सेकंड कंडीशन की। अच्छा, तो ये हमारे पास मैथमेटिकली था टार्क 1, टार्क 2, टार्क 3 अप टू टार्क n इज इक्वल टू 0। और ये उसका मैंने एक सिग्मा फॉर्म में लिख दिया है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बता दिए, लेकिन एक बात मैं आपको और लिखूँ ना इसके बारे में, सेकंड कंडीशन के बारे में। ज़रा देखें सेकंड कंडीशन के बारे में एक बात और आपको लिख लेता हूँ, एक बात और लिख लेता हूँ, ज़रा देखें। अच्छा, क्या बात है, ज़रा देखें इधर देखें। सेकंड कंडीशन ये भी बताता है, सेकंड कंडीशन का स्टेटमेंट ये भी है कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू
sum of all anti-clockwise टार्क। समझ आ रही है ना? अब मुझे बताओ, सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क को ऐसे लिखेंगे ना, क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क। इसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहा जाता है, जो मैंने जो पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में आपको डिस्कस किया था। अच्छा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ज़रा देखो, सम ऑफ टार्क क्लॉक प्लस सम ऑफ टार्क एंटी क्लॉक दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बात भी अपने पास नोट कर देना है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर होते हैं, जिससे कि कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको इसमें बताऊँ ना, इसमें इधर मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रा इधर देखें। मैंने कहा एक बात बताओ, ये मेरे पास एक बॉडी है, इस पर यहाँ पर लग रही है 10 न्यूटन और यहाँ पर फिर लग रही है 10 न्यूटन और नीचे लग रही है 20 न्यूटन। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। क्यों 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 क्यों? एक तो फर्स्ट कंडीशन भी ओबे करेगा, सेकंड कंडीशन भी ओबे होगी। क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाली टार्क क्या है? 0। यहाँ कोई रोटेट करने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये भी आपके पास सेकंड कंडीशन में आएगी। ये भी आपके पास किस में आएगी? सेकंड कंडीशन में आएगी। अब यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, इसमें ज़रा देखें, ये मेरे पास एक बॉडी है 5 न्यूटन और यहाँ 10 न्यूटन लग रही है बॉडी पर। अब मुझे बताओ, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो लाजमी बात है 10 न्यूटन इसके ऊपर आएगी, तो ये रोटेट करेगी कि नहीं करेगी? रोटेट करेगी ना। ये क्या करेगी? रोटेट करेगी। ये क्या करेगी? ये रोटेट करेगी कि नहीं करेगी? ये देखिए, ये रोटेट होगी या नहीं होगी? तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये रोटेट हो सकती है या ट्रांसलेट होती है? मुझे लग रहा है ये क्या हो? ट्रांसलेट होती है, क्योंकि रोटेशन में अपनी जगह से हिलना नहीं है, ये नीचे से ऊपर जाएगी। समझ आ रही है ना? तो ये था आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में 2 बातें ज़रूर याद रखना। फर्स्ट कंडीशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन में नेट टार्क इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन किसकी गारंटी देती है? ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड कंडीशन गारंटी देती है रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अब बात करते हैं तो अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना। एक ने गारंटी दिया फर्स्ट कंडीशन की, दूसरे ने गारंटी दिया सेकंड कंडीशन की। तो अब बताओ, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी कब आ सकती है? तो एक बात याद रखो, मैं अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन के बजाय मैं लिख लेता हूँ ना कंप्लीट, इसको मिटाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंडीशन आप लिखो कंडीशन फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम्स। अच्छा, व्हेन बोथ द कंडीशंस ऑफ equilibrium satisfied the body is said to be
एन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, एन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। मैंने क्या कहा जरा देखें। मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन ने किसकी गारंटी दी थी? फर्स्ट कंडीशन ने किसकी गारंटी दी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन ने गारंटी दी थी रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दोनों ने ही गारंटी देना होगा। दोनों ने क्या गारंटी देना होगा जरा देखो। अगर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टार्क भी क्या हो? नेट टार्क भी क्या हो? 0। नेट फोर्स भी 0 हो, नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टार्क भी 0 हो, ये दोनों मिलेगी ना, ये दोनों 0 होगी ना, तो ये होगी आपके पास बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक नई बात बताऊं ना, इसमें नोट करके देखना है आप लोगों ने क्या करना है इसमें? नोट करें। द बॉडी एट रेस्ट is always in complete equilibrium। ये 100% अपने पास नोट करें। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में वो बॉडी 100% है जो बिल्कुल रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि रेस्ट पे बॉडी, ये मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास क्या है? एक बॉडी है। इस पर आप बताओ लगने वाली नेट फोर्स क्या होती है? 0। इस पर लगने वाली नेट टार्क क्या होती है? आप बताएं। 0। नेट टार्क भी 0 हो, नेट फोर्स भी 0 हो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। और जो भी बॉडी ना मुकम्मल तौर पर रेस्ट पे हो, वहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और दोनों सेटिस्फाई होगी तो उसे कहेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब बॉडी मोशन कर रही है लाइन पे, ना इंक्रीज हो रही है ना उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बॉडी के पास क्या है? बॉडी के पास यूनिफॉर्म है ना, तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टार्क भी तो 0 आती है। हाँ, बात सही है, ठीक है, समझ आ रही। तो ये थी कहानी आपके पास, ये थी पूरी डिटेल कंप्लीट इक्विलिब्रियम की।